हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एक्ट्स, और इससे पहले हमने कर लिया है फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके 4 से 6 क्वेश्चन आपके 101% एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट आप कर लीजिएगा। फैक्ट्रीज एक्ट एंड इंग्लिश के जो पीवाईक्यू हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। देखिए, इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट करेंगे 1972, और 101% इसमें से क्वेश्चन आएगा विद 15 प्लस जो है पीवाईक्यू। किस तरीके से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना आप। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडीएफ, उसी के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करा रहा है स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉयज जो कि इंगेज्ड हैं फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट, या उनसे रिलेटेड मैटर्स में, इंसिडेंट्स में उन्हें ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी प्रोवाइड कराएगा। सेक्शन 1, अभी इसमें क्या है ना, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में बहुत कम सेक्शन है, तो यहाँ पे आप सेक्शंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 7 में क्या दिया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में सेक्शन 6 में क्या दिया है। तो आप यहाँ पे सेक्शन जरूर याद रखिएगा। फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में सेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इतने चांसेस नहीं रहते, बट जब आपके 7 से 10 सेक्शन ही हो ना, तो वहां पे पूछ लिया जाता है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है, तो टाइटल क्या होगा आपका? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। एक्सटेंट क्या है? अगेन ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे दे देगा कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन में अगर हम पढ़ेंगे तो अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है ये। देखिए, कोई भी शॉप इस्टेब्लिशमेंट जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं, तो उस पे ये जो है एक्ट वो अप्लाई होगा। पीवाईक्यू है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कि मान लीजिए कोई शॉप और इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक्ट के अंदर जो है वो आई जब 10 या 10 से ज़्यादा जो है पर्सन एम्प्लॉय थे इसमें, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो एम्प्लॉय जो थे, वो जो पर्सन्स थे वो 10 से कम हो गए, तो ये जो एक्ट है वो इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगेन बहुत अच्छे से इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन 2 में दिया है डेफिनेशन। देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, 20 से 25 मिनट की, और इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान एंड मंथली वन लाइनर करंट अफेयर इनिशिएटिव भी चल रहा है, जिसमें ईपीएफओ के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 8800689397। देखिए, लाइक करना हम क्यों बोलते हैं, आप जैसे लाइक करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि वीडियो पसंद आ रहा है, और फिर हम इसी से रिलेटेड वीडियोस और लाने की कोशिश करेंगे। अब सेक्शन 2 में जो है वो डेफिनेशंस दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या देखा हमने? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट। अच्छा, कमेंसमेंट मतलब यहाँ पे था कि जैसे सेंटर नोटिफाई करेगा, या अगर अदर अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनके डेट्स के अकॉर्डिंग जैसे सेंटर ने नोटिफाई किया होगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम जहाँ भी इस एक्ट में आगे पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसका मतलब क्या होगा, और ये डेफिनेशन आपको इस एक्ट में ही काम नहीं आएगी, अलग और भी एक्ट्स में काम आएगी। ठीक है, मीन्स इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक है, बिलोंगिंग अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आप लोग बोलेंगे कि एज अ स्टेटमेंट क्यों लिया है, शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि भाई एग्जाम में डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट ही पूछा जाता है, या फिर
Having branches in more than one state, factories belonging to under control of of a major port, माइन, ऑयल फील्ड और रेलवे कंपनी, तो इस सब में जो है वो सेंटर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। कोई और केस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। हस्बैंड, ठीक है। मेल के केस में होगा हिज चिल्ड्रन, फीमेल के केस में हर चिल्ड्रन, ठीक है, समझ में आया। वेदर मैरिड और अनमैरिड, चिल्ड्रन चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनकी फैमिली में जो है वो काउंट किए जाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ हिज हर प्री डिसीज सन। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन आपके आया है, एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट फैमिली में कौन काउंट होगा एम्प्लॉय की, तो वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए थे, हिज वाइफ, हिज हर हस्बैंड एंड वेदर हर डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ स्पाउस एंड विडो। यहाँ पे सन है, डॉटर नहीं है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, चिल्ड्रन ऑफ हिज हर प्री डिसीज डॉटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, अगर कोई पर्सन अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को तो वो उसकी फैमिली का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन वहीं अगर वो अपना बच्चा किसी को दे देता है, मतलब कोई दूसरा उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, तो वो उसकी फैमिली से जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वेजेस का मतलब क्या है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, नॉट इंक्लूड ये पूछ लिया जाता है। बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस एंड एनी अदर अलाउंस, ये काउंट नहीं होगा। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ एक्ट्स में इनमें से कुछ चीजों को ले लिया गया है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। कंटिन्यूअस सर्विस किस सेक्शन में है, सेक्शन 2A में है। सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशंस, ठीक है। तो सेक्शन 2A में हुआ कंटिन्यूअस सर्विस। अब ये भी पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जाएगा कंटिन्यूअस सर्विस और एक्ट, तो कुछ जो एक्ट है वो किसी एक में ही है, किसी दो में है, तो वो आपको वहां पे ध्यान रखना है। अच्छा, कंटिन्यूअस सर्विस जो है ना वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ओरिजिनली नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया 1984 में। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, किस ईयर में ऐड किया गया था। अब कंटिन्यूअस सर्विस कब मानी जाएगी, ऐसा तो है नहीं ना भाई कि 365 दिनों में 365 दिन ही इंसान आएगा तभी कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। एक एम्प्लॉय को जो है वो कंटिन्यूअस सर्विस में और ही हैज बीन इन अनइंटरप्टेड सर्विस माना जाएगा तब भी अगर वो लीव लेता है सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, लीव विथ और विदाउट वेजेस, जैसे कि उसकी जो है सर्विस में अलाउ है। ले ऑफ पीरियड कितना है, स्ट्राइक और लॉकआउट पीरियड, वो भी जो है वो काउंट नहीं होगा। क्लोजिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, अगेन पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव का जो है वो टाइम पीरियड क्या है, 12 वीक ही होगा, तभी कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो माना जाएगा। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो इंटरप्ट कर देगा सर्विस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि कंटिन्यूअस सर्विस में कौन से इंक्लूड नहीं होगा पीवाईक्यू में, तो देखिए स्ट्राइक और लॉकआउट तो है, लेकिन जहाँ पे स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि लीगलिटी नहीं है, कुछ बहुत जानबूझ के आप लोग परेशान कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे फिर वो जो है वो कंटिन्यूअस सर्विस डिटरमाइन करने में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया ना। वेयर एन एम्प्लॉय नॉट इन स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस सर्विस बट ही शैल बी डीम टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस इफ ही कंप्लीटेड मिनिमम नंबर ऑफ डेज वर्क। कुछ जो है सर्विसेज में स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस सर्विस का रूल नहीं होता है, उसमें बोल देते हैं कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डेज भी काम कर रहा है एम्प्लॉय तो हम उसे कंटिन्यूअस सर्विस में मानेंगे। जैसे कि एक साल में 190 डेज काम कर रहा है, अगर किस केस में, माइंस के केस में, और इन एन एस्टैब्लिशमेंट वर्क जहाँ पे सिर्फ वीक में 6 दिन काम होता है, और 240 डेज इन अदर केस। 6 मंथ है, अगर 6 मंथ हो रही है ओपन तो उसमें 95 डेज काम करे वो माइन एस्टैब्लिशमेंट वर्क, जहाँ पे 6 दिन से ज़्यादा कम से कम 6 दिन ही जो है वो माइन ओपन हो रही है, और 120 डेज इन अनदर केस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है मैच द फॉलोइंग में किस एक्ट में है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में है। कौन रहेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और अपॉइंट करेगी कौन ऑफिसर जो है वो एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगा।
अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में, वो आते हैं आपके सेक्शन 4 से, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है कि किस तरीके से पेमेंट दिया जाएगा। पीवाईक्यू है कि ग्रेच्युटी जो है वो पे की जाएगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 साल। अगेन कंटिन्यूअस सर्विस की जो डेफिनेशन क्या थी, 1 साल कंटिन्यू, और उसमें हमने आपको बता दिया एक्सक्लूड क्या होगा, इंक्लूड क्या होगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने 5 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस की होगी। कितनी? 5 साल। अगेन क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कब कब मिलेगी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी? सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। दिस इज अगेन यहाँ पे एक एक्सक्लूजन भी है कि अगर डेथ और डिसेबलमेंट के केस में जो है टर्मिनेट किया जा रहा है एम्प्लॉय को और उसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 साल, तो 3 साल भी अगर कंटिन्यू हुआ है तो भी आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखेंगे आप, 1 साल की कंटिन्यू सर्विस पे आप उसे एट द रेट ऑफ 15 डेज वेज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ऑन बाय एम्प्लॉय कंसर्न जो है वो आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अगर 6 महीने से ज्यादा हुए, मोर देन 6 मंथ, तो 6.5 महीने भी हुए, 7 महीने भी हुए, तो वहां पे वो 15 दिन ही काउंट किया जाएगा। इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट भी पूछ सकता है यहाँ आपसे, जो डेली वेजेस है वो कैलकुलेट होते हैं एवरेज ऑफ टोटल वेज। ठीक है, यहाँ पे होता है लास्ट, यहाँ पे होता है लास्ट ड्रॉन वेजेस, यहाँ पे होगा पीरियड, यहाँ पे होगा एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय तो 7 दिन का वेज पर सीजन, ये होगा। अब यहाँ पे आपको आगे समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको बोला ना कि ये वाला जो सेक्शन है यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्या होता है ग्रेच्युटी का। अब मंथली रेटेड एम्प्लॉय कर रहे हैं आप, जो हमने आपको बताया लास्ट ऑन मंथली वेज, तो 1 साल में कितना, 15 दिन का देंगे आप। ठीक है, तो 15 दिन और कितने साल जो है वो एम्प्लॉय ने सर्विस की है, डिवाइड करेंगे लास्ट ऑन मंथली वेज को 26 से। 26 से क्यों? क्योंकि एक मंथ में 4 जो संडे हो जाते हैं, तो 26 डे लेके चलते हैं इसको। ठीक है, फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉय जैसे कि नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट है, तो ग्रेच्युटी आप किस हिसाब से देंगे, एवरेज निकालेंगे 3 मंथ वेज। देखिए, एवरेज निकालेंगे टोटल वेज रिसीव बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इंटू 15 एंड नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। ठीक, फॉर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट जहां हमने ऊपर बताया आपको 7 दिन पर सीजन, तो सीजनल वर्क लास्ट ड्रॉन डेली वेज, लास्ट ड्रॉन डेली वेज इंटू 7, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, 7 डेज दिया है, और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 12। ठीक, तो इस हिसाब से फॉर्मूला है। अगेन सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर देखो ग्रेच्युटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो देयर आर चांसेस 99.9% चांसेस कि आपका सेक्शन 4 से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना। अगेन सेक्शन 4 में ही है कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का 30 लाख बन रहा है या 22 लाख ग्रेच्युटी बन रहा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। सीलिंग लगा दी इन्होंने कि 20 लाख है, ये 2008 से है। 3.5 लाख था पहले, अगर आप पीपीएफसी का पहले का देखेंगे 2004 या 2002 का पेपर, तो वहां पे 3.5 लाख है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम यही लिमिट थी, अभी 20 लाख हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, देखिए कोई भी एम्प्लॉय है अगर डिसेबल्ड हो गया है वो, और वो जो है काम करना चाह रहा है, तो उसका जो है ग्रेच्युटी पेमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिड्यूस वेज। ग्रेच्युटी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉरफिटेड बाय एम्प्लॉयर,
फॉरफिटेड हो सकता है। क्यों? एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा सकता है ग्रेच्युटी कब? जब विलफुल नेग्लिजेंस एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉय लॉस हुआ हो कंपनी का, या फिर टर्मिनेट हुआ हो ड्यू टू द वायलेंट कंडक्ट ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिडोइड। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, और मंथली नेशनल करंट अफेयर चल रहा है। ईपीएफओ के स्टूडेंट्स भी इस बैच में जुड़े हुए हैं मंथली करंट अफेयर इनिशिएटिव में। उत्तराखंड स्पेशल जीके उत्तराखंड करंट अफेयर, बिहार स्पेशल जीके बिहार करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी हमारा चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 4A कंपल्सरी इंश्योरेंस। अगेन मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपको सेक्शंस याद रखने हैं, क्योंकि सेक्शंस कम हैं और आते भी हैं क्वेश्चन। पीवाईक्यू आ चुका है, देखिए एज इट इज स्टेटमेंट, इसीलिए हमने आपको बताया कि वहाँ पे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से पीडीएफ उठा के डायरेक्ट जो है वो आपका स्टेटमेंट ही देते हैं। तो यहाँ पे कंपल्सरी इंश्योरेंस का जो है वो प्रोविजन है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 1987 notified that every employer of establishment other than an employer or establishment belonging to central state government shall obtain compulsory insurance from LIC। किससे? LIC फॉर इज लाइबिलिटी टू पे ग्रेच्युटी। अच्छा, इसमें ना एग्जाम्प्ट किया गया है उनको जिन्होंने अप्रूव एस्टैब्लिश किया है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, और ऐसा कोई एम्प्लॉयर जो 500 प्लस पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा हो, एम्प्लॉय दे रहा हो, और एस्टैब्लिश किया उसने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोट बाय नोटिफिकेशन रूल्स बताएगी कि LIC या फिर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड जो है वो किस तरीके से पे करेगा एम्प्लॉय को। कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा। एंड ऑल्सो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो मैनेज करेंगे अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को। अगर एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो रहा है, वो नहीं दिया उसने पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, तो he is liable to pay amount of gratuity due under this act including interest अगर वो डिले पेमेंट कर रहा है, forfeit to controlling authority। नॉमिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 6 नॉमिनेशन। अगेन पीवाईक्यूज यहाँ से काफी सारे आए हुए हैं। नॉमिनी वही बनाएगा जिसने कंप्लीट कर लिया अपना 1 year ऑफ सर्विस, हु इज रिक्वायर्ड टू मेक नॉमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। तो कंप्लीट जिसने कर लिया हो 1 year ऑफ सर्विस, ठीक है। एक्ट ग्रेजुटी मिलेगा कि नहीं? जिन्होंने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली होगी। नॉमिनेशन कौन करेगा इसके लिए? जिन्होंने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली होगी। इसमें कंफ्यूज मत होना। एक एम्प्लॉय अपने जो है वो एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है, ठीक है। मान लीजिए वाइफ को उसे 70% देना है, बच्चों को 30% देना है, तो एक से ज्यादा नॉमिनी भी कर सकता है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। देखिए यही क्वेश्चन आया था, पूरा स्टेटमेंट दिया यूपीएससी ने, ठीक है। एंड में ऑप्शंस में आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए थे और ये आंसर था। क्या है इसमें देख लेते हैं। If an employee has a family at the time of making a nomination, तो नॉमिनेशन जो रहेगा वो रहेगा इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और कोई ऐसा नॉमिनेशन एम्प्लॉय कर दे इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो वो वॉइड हो जाएगा, शैल बी वॉइड। ये वाला जो प्रोविजन है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर नॉमिनेशन के टाइम पे एम्प्लॉय की कोई फैमिली नहीं है, तो फिर नॉमिनेशन जो है वो किसी भी पर्सन के फेवर में हो सकता है, बट सब्सिक्वेंटली जो है वो नॉमिनी की फैमिली हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। और ये रिक्वायर्ड है कि विद इन सच टाइम प्रिस्क्राइब्ड अ फ्रेश नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन पूछा है एज इट इज पीवाईक्यू है कि सेक्शन 7 जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में क्या बताता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। देखिए अगर कोई पर्सन है एलिजिबल है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी और एनी अदर ऑथोराइज पर्सन, तो वो लिख सकता है रिटन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच ग्रेच्युटी
और एम्प्लॉयर को अरेंज करना होगा ग्रेट्युटी अमाउंट विद इन 30 डेज। कितने डेज? विद इन 30 डेज। वो एप्लीकेशन लिख रहा है उसकी विद इन 30 डेज। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपील जो है, मान लीजिए पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी नहीं मिला, तो कोई भी पर्सन जो है वो विद इन 60 डेज अपील कर सकता है फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, बट डायरेक्टली कोर्ट में नहीं करेगा। किसे करेगा? अपील टू गवर्नमेंट या फिर सच अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डायरेक्ट वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 7 है, डील करता है इंस्पेक्टर से, जो कि अपॉइंट करेगी कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड ये तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ा। देखिए जो एक्ट्स है ना, वो कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं तो याद रखेंगे, बट कुछ चीज़ों में एक्सक्लूजन भी है। इसलिए हमने आपको बोला हम ज़्यादा आपको एक्ट कराएंगे ही नहीं, 6 से 7 एक्ट कराएंगे। वहाँ पे आपके जो भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप 10 प्लस क्वेश्चन डील कर लेंगे बहुत आराम से। फैक्ट्री एक्ट से ही आपके 4 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी से भी 2-2 3-3 क्वेश्चन भी हुए, इंपॉर्टेंट ही कराएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आप चाहते हो और भी वीडियोस हम ऐसी लेकर आएँ तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, वरना पता ही नहीं चलता कि वीडियो लग कैसा रहा है आप लोग को, ठीक है। एवरी इंस्पेक्टर डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कौन माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, PYQ है ये। सेक्शन 10 डील करता है एग्जाम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केस। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसको चार्ज किया गया विद एन ऑफेंस, लेकिन उसे ये लगता है कि किसी और पर्सन ने जो है वो ये जो है ऑफेंस के कमिट किया है, उसने नहीं किया है विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, तो वो है रिटन में नोटिस देगा कि 3 दिन के अंदर वो उस पर्सन को सामने लेके आएगा कोर्ट के। और किसको लिख के देगा नोटिस? टू कंप्लेनेंट। कितने दिन का? 3 दिन का नोटिस देगा। अगर उसे ये लगता है एम्प्लॉयर को कि ऑफेंस नहीं किया है, किसी और ने उसकी विदाउट नॉलेज किया है, कोर्ट के सामने उस पर्सन को लेकर आएगा बाय गिविंग 3 डेज नोटिस टू द कंप्लेनेंट। देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। No court shall take cognizance of any offence punishable under the Act, save on a complaint made by or under the authority of appropriate government. Amount of gratuity not paid or recovered within 6 months from expiry of prescribed time. तो जो है वो appropriate government authorized controlling authority को बोलेगी to make complaint against the employer. Again देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रही है किसको? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। ऊपर भी हमने बोला कि डायरेक्ट एम्प्लॉयर नहीं करेगा अपील, जो अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है उसको करनी होगी। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉराइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू मेक कंप्लेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयर। और फिर उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कंप्लेन करनी रहेगी मजिस्ट्रेट के सामने विद इन द 15 डेज। No court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class shall try any offence under the act। तो कौन? सेक्शन 30 बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट्युटी। अब इसमें क्या है? इसमें बेसिकली ये है कि मान लो कि किसी का कोई केस चल रहा है या कोई कुछ बैंक का कोई कर्जा वर्जा चल रहा है, लोन चल रहा है, और किसी पर्सन को ग्रेट्युटी मिलने वाली है, तो उन लोग को पता चल गया, तो वो कोर्ट में जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इनका जो 5 लाख में से 3 लाख जो है वो हमें दे दो ग्रेट्युटी। अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ एनी सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड, तो ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। बेसिकली यही है कि ग्रेट्युटी जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट कंप्लीट हो गया। देखिए, जो वीडियोस का लाने का पर्पस यही होता है कि बहुत कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो पक्के करा दिए जाएँ। और आई होप यहाँ पे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने मिस भी नहीं किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगेन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो लगा कैसे। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।